सब जिम्मेवार हैं, अनेकों के जीवन को मोल्ड करने के जिम्मेवार। यही जिम्मेवारी है ना हमारी। लेकिन वो जिम्मेवारी को निभाने की सही विधि क्या है? क्या वो जिम्मेवारी उससे बनती है कि हम उनको क्या पढ़ाते हैं, या क्या वो जिम्मेवारी उससे बनती है कि वो अपने जीवन में क्या बन जाते हैं, कहाँ तक पहुंचते हैं? या क्या हमारी जिम्मेवारी उससे बनती है कि हम उनके संस्कार कैसे बनाते हैं? क्या है हमारी जिम्मेवारी? क्या है हमारी जिम्मेवारी? क्या जिम्मेवारी लेने के लिए रेडी है? यस, क्योंकि पढ़ना तो अब बच्चों के लिए आसान हो चुका है। अब वो तो क्लास में आने से पहले पढ़कर आ सकते हैं। राइट राइट। फिर हम क्या करेंगे? हमारा रोल क्या होगा? थोड़े समय के बाद तो वो ज़्यादा ही पढ़कर आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम सोचेंगे हम क्या कर रहे हैं, और जब हम सोचेंगे हम क्या कर रहे हैं, वो भी सोचेंगे हम क्यों आ रहे हैं क्लास में। सब कुछ तो हमें आता है, और जो चाहिए वो हमें एक क्लिक पे मिल ही जाएगा। तो हम किस लिए आए? कौन सी ऐसी चीज़ है जो टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती? कौन सी ऐसी चीज़ है जो टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती? आपको एक सब्जेक्ट सुनना है, समझना है, पढ़ना है, वो अब टेक्नोलॉजी से हो जाएगा। वही टीचर जो क्लास में पढ़ाते हैं, वही टीचर वीडियो भी बना के डालेंगे तो भी हो जाएगा। सेम टीचर सेम सब्जेक्ट। बट कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो वीडियो से नहीं मिल सकती है? तो वो फिजिकल में क्या है ऐसा? क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा, हम उसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, और जब तक हम प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, फिर वो उस चीज़ के लिए वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि उनको भी नहीं पता होगा। और हम भी सोचते रहेंगे कि क्या करें, ये सब कुछ तो उनको आता है, फ्यूचर क्या हमारा, आगे क्या होने वाला है। लॉट ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। और वो भी सोचते हैं अब तो बहुत आसान हो जाएगा, हम तो कैसे भी पढ़ सकते हैं अपने आप। सो वी हैव टू नो कि कौन सी चीज़ उनको किसी भी टेक्नोलॉजी से नहीं मिल सकती, एंड किसी भी मतलब किसी भी। और वो चीज़ जो सब किसी भी टेक्नोलॉजी से नहीं मिल सकती, उसी चीज़ की इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसी चीज़ की इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबको ज़रूरत है, और बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए अपने रोल को थोड़ा सा रीडिफाइन करने का टाइम आता है। ये समझने का नहीं कि तो मेरा रोल तो अभी क्या रहेगा, उल्टा ये समझने का कि मेरा रोल तो अभी पहले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। पहले एक समय था कि संस्कार, शक्ति, वाइब्रेशंस वो घर पर होता था, और स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई होती थी। अब घर के वातावरण बदले हुए हैं, तो वो संस्कार, शक्ति कौन देगा? वो अब एजुकेशन वाली फील्ड से मिलना पड़ेगा। तो अब एजुकेशन सिर्फ बाहर की दुनिया की नहीं, अब एजुकेशन कौन सी दुनिया की भी चाहिए साथ साथ, जो कि पहले हुआ करता भी था। पहले भारत में एजुकेशन सिस्टम कैसा था? गुरुकुल था। एक राजा का बच्चा भी गुरुकुल में जाता था। राजा के बच्चे को तो वो टीचर आके
महल में पढ़ा सकते हैं ना, पढ़ा सकते हैं ना। तो भले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन दूसरी टेक्निक्स तो थी ना। लेकिन राजा के बच्चे को भी राजमहल छोड़कर साधारण रीति से जीते हुए, जो भी उसमें त्याग करना पड़े, तप करना पड़े, सेवा करनी पड़े, सबके साथ एक समान जीते हुए उसको उधर भेजा जाता था। क्यों भेजा जाता था? टीचर तो सेम ही आके पढ़ा सकते हैं ना, फिर वहां क्यों भेजा गया? राजा को वहां इसलिए भेजा गया क्योंकि उनको तब पता था कि राज्य करने के लिए पहले स्वराज्य करना पड़ता है। दूसरों पर राज्य करने के लिए, राज्य मतलब टू मैनेज अदर्स, टू मैनेज अदर्स यू हैव टू फर्स्ट मैनेज योरसेल्फ। तो वो है राज्य, दूसरों को संभालना, और ये है स्वराज्य, किसको संभालना? खुद को संभालना, खुद पर मास्टरी, सेल्फ मास्टरी, सेल्फ रूल, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मैनेजमेंट। आज की पढ़ाई में वो वाला पार्ट मिसिंग है। आज की पढ़ाई में सिर्फ क्या है, करना क्या है, आपको बनना क्या है, तो वो कोई ना कोई प्रोफेशन सिलेक्ट करके बता देंगे हमें क्या बनना है, और हर सब्जेक्ट उसी पे फोकस करेगा कि इसको वहां तक पहुंचा देना है हमने। लेकिन उसकी पूरी जर्नी में ये तो था ही नहीं कहीं कि स्वराज्य कैसे करना है। तो हमने कहा वो घर देख लेगा, परिवार का जिम्मेवारी है वो करने की। वो भी ठीक ठाक ही चल रही थी, लेकिन फिर चीजें बदली, घरों के वातावरण बदले, और फिर कई घरों में माता पिता का खुद ही स्वराज्य नहीं था। जिसका खुद स्वराज्य नहीं होगा वो दूसरे को स्वराज्य कैसे सिखाएगा? सिखा सकते हैं आप कुछ जो खुद को ना आता हो? जो खुद को ना आता हो वो दूसरे को आप सिखा सकते हैं? नहीं। तो जिसका खुद का स्वराज्य की कोई प्रैक्टिस नहीं है, जो खुद सारा दिन गुलामी का जीवन जीते हैं। गुलामी मतलब पहले अपनी चेकिंग करनी है, हम स्वराज्य का जीवन जीते हैं या गुलामी का जीवन जीते हैं? खुद चेकिंग करनी है। स्वराज्य मतलब मन पर राज्य, ये कर्म इंद्रियों पर राज्य। ऐसे नहीं आंखें कुछ भी देख रही हैं, देखना क्या है, सुनना क्या है, बोलना क्या है, सोचना क्या है, ये स्वराज्य। तो जब स्वराज्य हम नहीं कर रहे, इसलिए नहीं क्योंकि मुश्किल है तो बहुत आसान, लेकिन हमने उसको अपनी लाइफ का हिस्सा ही नहीं बनाया। तो जब हम स्वराज्य खुद नहीं कर रहे तो फिर उनको कैसे सिखाएंगे? तो जब हम स्वराज्य खुद नहीं करते तो हम गुलाम बन जाते हैं। किसके गुलाम बन जाते हैं? पहले मन के गुलाम। सबसे पहले हम मन के गुलाम बने थे। स्टेप वाइज आता है, पहले मन के गुलाम बनते हैं। जो सोचना नहीं चाहिए वो सोच रहे हैं, कोई बात बुरी लग गई तो सोच ही रहे हैं। कहते हैं सोचना बंद करना चाहते हैं लेकिन मन बंद नहीं होता है, तो मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। रहना चाहते हैं शांत लेकिन हो रहे हैं परेशान। रहना चाहते हैं खुश, हो रहे हैं टेंशन में। रहना चाहते हैं सुखी, हो रहा है दुख। यह है गुलामी की जीवन। स्वराज्य की जीवन कैसी होगी? स्वराज्य, दूसरों पर राज्य नहीं, स्वराज्य। जिसका मन पर राज्य होगा उसकी मन की स्थिति कैसी होगी? वो सदा खुश रहेगा, सदा शांत रहेगा। वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं होगा, वो लोगों के व्यवहार का भी गुलाम नहीं होगा, वो साधनों का गुलाम नहीं होगा, वो खाने पीने की चीजों का गुलाम नहीं होगा। आज चेक करें हमारे पास इनमें से किसी चीज की गुलामी है? इसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए। जैसे ही लिस्ट मिलेगी ना कि किस किस चीज की गुलामी, आदि तो तभी खत्म हो जाएगी।
But it's a chapter which we don't look at. If I don't look at that chapter, I'll never do it. And जिस चीज़ को नहीं करो फिर लगने लगता है तो बहुत मुश्किल है. सारे मुश्किल काम तो हम कर चुके हैं. अभी तो सिर्फ आसान वाला चैप्टर बचा है. मुश्किल वाले चैप्टर तो हमने कर ही लिया. आप देखो ना क्या क्या मिरेकल क्रिएट हो रहे हैं दुनिया के अंदर. ये सारे मिरेकल्स कौन क्रिएट करता है जो दुनिया में हो रहे हैं? हु इज क्रिएटिंग इट? हु इज क्रिएटिंग इट? द ह्यूमन माइंड. हर मिरेकल, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मिरेकल है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मिरेकल है, चाहे वो एक हेल्थ का मिरेकल है, जो बीमारियों का 30 इयर्स पहले इलाज नहीं था आज वो सहज इलाज हो रहा है. ये इलाज किसने ढूंढा? ह्यूमन माइंड. तो ये सारे जो मिरेकल्स बाहर हो रहे हैं ये किसकी क्रिएशन है? ह्यूमन माइंड. तो ह्यूमन माइंड कितना पावरफुल है? ह्यूमन माइंड कितना पावरफुल है? लेकिन जैसे ही बात अपने पर आई, नहीं हम उनको क्षमा नहीं कर सकते, नहीं हम वो बात को भूल नहीं सकते, नहीं हमें बुरा लग रहा है, हम क्या करें, नहीं हम अपनी आदत छोड़ नहीं सकते. इतने बड़े बड़े मिरेकल कर सकते हैं, छोटे काम नहीं कर सकते. ऐसा कैसे हुआ कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, छोटी नहीं हो पाती? ये कब होता है? ऐसा कब होता है जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और छोटी नहीं हो पाती? व्हेन डज दैट हैपन? जिस सब्जेक्ट की स्टडी की उसकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और जिस सब्जेक्ट की स्टडी नहीं की उसकी छोटी बात भी बड़ी लगती है. क्या लगता है दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इजी है? बाहर की दुनिया या ये वाली दुनिया? कौन सा ज़्यादा सब्जेक्ट इजी है? कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इजी है? कई बार बहन आपको खांसी आ रही है, आपको पीछे बैठना चाहिए, आपको सबके बीच नहीं बैठना चाहिए. हाँ, थोड़ा सा पीछे जाकर बैठो. जिसको भी खांसी आ रही है वो थोड़ा सा पीछे बैठे और दरवाजे के पास बैठे. राइट? आप उठेंगे बहन? हाँ, पीछे वाली कुर्सी पर बैठो और दरवाजे के पास बैठो. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इजी है? एक सब्जेक्ट है जिसकी बहुत सारी किताबें, और एक है ये छोटू सा इतना सा इधर. सिर्फ क्या सोचना है बस उतना सा सब्जेक्ट है. क्या बोलना है, क्या करना है तो उसके बाद अपने आप ही हो जाएगा. एक ही छोटा सा सब्जेक्ट है, क्या सोचना है, हर सिचुएशन में सही सोचना है. दोनों में से कौन से सब्जेक्ट इजी है? अभी उस लाइन को भी चेंज करेंगे. हम नहीं कर पाते या हमने किया नहीं? वो ठीक है ना, फिर ये नहीं बोलना नहीं कर पाते. राइट? दिस इज व्हाट हैपेंस विद द स्टूडेंट ऑल्सो ना. सिंपल सा चैप्टर उठाते नहीं, कहते बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. तो पेरेंट और टीचर क्या बोलेगा? क्या मुश्किल है इसके अंदर? किया नहीं इसलिए मुश्किल लग रहा है. इसलिए नहीं क्योंकि वो मुश्किल है, पर वो धीरे धीरे पेंडिंग होते होते वो मुश्किल लगने लगता है. तो हम कहते हैं नहीं मुश्किल है इसलिए नहीं किया. इट इज नॉट मुश्किल है इसलिए नहीं किया, इट इज किया नहीं इसलिए मुश्किल लग रहा है. क्या है इक्वेशन? किया नहीं. अभी अपने आप से पूछते हैं पिछले 20-30 साल से इस चैप्टर को हाथ क्यों नहीं लगाया? नहीं, टीचर बहुत थे, हमें टाइम नहीं मिला. और टाइम क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम नए खिलौने जो मिले थे ना पिछले 20-30 साल में उसके साथ खेल रहे थे. और वो खिलौने भी ऐसे बने हैं जो हमारे उस अंदर वाले सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे थे. तो इसलिए पहली लाइन चेंज आज कि वो मुश्किल है. क्या बोलेंगे? वो आसान है. और अगर आपको और ये करना तो बोलो वो सबसे आसान चीज है. वाई दिस इज द इजीएस्ट? क्योंकि ये एक ही जगह है जहां किसी और का कंट्रोल नहीं है, बाकी हर चीज में और फैक्टर्स हैं. आज आप सुबह डिसाइड करो मुझे यहां से यहां पहुंचना है. आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन रास्ते में क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है. आप सोचो कल मुझे ये बनाना है, आपने डिसाइड कर लिया, कल मौसम क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है.
तो बाहर की अचीवमेंट्स में, बाहर की चीज़ों में हम सिंगल एक फैक्टर नहीं होते, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। सिचुएशंस होती है, मौसम होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, कितने सारे फैक्टर्स होते हैं। कभी कोई फैक्टर फेवरेबल होता है, कभी कभी नहीं होता। यहाँ कोई और फैक्टर नहीं है, यहाँ कोई और फैक्टर नहीं है। यहाँ कौन सा फैक्टर है सिर्फ? तो कौन सा ज़्यादा इजी होना चाहिए? कौन सा ज़्यादा इजी होना चाहिए? हाँ, तो अभी आज से अपने आप को बोलना, सबसे इजी वाला काम मैंने नहीं किया, मुश्किल वाले सारे मेरे से हो गए, तो इजी वाला तो अपने आप नहीं हो जाएगा, करना है। अपने आप नहीं होगा। कोई भी चैप्टर अपने आप नहीं होता, कितना भी इजी हो उसको फिर भी करना पड़ता है। हमने पिछले 20-30 साल से यही सोचा कि वो तो अपने आप ही हो जाएगा। जब हम मेहनत कर लेंगे, इतना कुछ बना लेंगे दुनिया के अंदर, दुनिया को कहाँ से कहाँ ले गए हम पिछले 30 सालों में, कितनी चीज़ें कुछ थी नहीं, आज सब कुछ इतना अच्छा आया। तो हमने सोचा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ बना लेंगे कि दुनिया तो एक बहुत खुश दुनिया बन जाएगी। बननी चाहिए थी, बननी ही चाहिए थी। जहाँ हम एक क्लिक पे किसी से बात कर सकते हैं, हम एक क्लिक पे सामान ऑर्डर कर सकते हैं, हम 2 घंटे में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच सकते हैं, हम 3-4 घंटे में एक देश से दूसरे देश पहुंच, सब कुछ इतना इजी हो गया। हम बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो दुनिया तो खुश होनी ही चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई, नहीं हुई। और ही हमने कैसी दुनिया बना दी? हमने कैसी दुनिया बना दी? जहाँ खुशी तो कम हुई हुई, लेकिन हमने ऐसी दुनिया बना दी जहाँ मन की बीमारियां भी शुरू हो गई। सिर्फ मन का तनाव नहीं, अब सिर्फ वो मन का तनाव नहीं है, अब वो मन की बीमारियां हैं। फिर भी हमने अपना ध्यान नहीं रखा। हमने कहा ठीक है ना, सब कोई है तो क्या फर्क पड़ता है, चल रहा है चल रहा है, निकल जाएगी ऐसे ही जिंदगी। लेकिन जिस चैप्टर का हमने ध्यान नहीं रखा, अब वो चैप्टर वो बच्चों की प्रॉब्लम बन गए, अब वो उनकी प्रॉब्लम बना है। और जब तक प्रॉब्लम हमारी अपनी होती है, हम फिर भी किसी तरह झेल लेते हैं उसको। लेकिन जब वो प्रॉब्लम आपके बच्चों की बन जाएगी, तब उसको झेलना इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है ना, तो वो हो नहीं पाएगा। तो वही चैप्टर क्या हो जाएगा, और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कोई तो एक मोमेंट आना चाहिए जब हम रुके, हम पॉज करें और हम कहें व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। बट वो किसी को आता ही नहीं है। कहते नहीं, बस सब लोग भाग रहे हैं तो भाग रहे हैं, एवरीबडी इज डूइंग दिस, so we are also doing this. We are not pausing to check, is there something that needs to change? Is there something that needs to change? Yes? What needs to change? तो इस सब्जेक्ट के लिए आप रोज कितना टाइम देने के लिए रेडी है? इस सब्जेक्ट के लिए आप रोज कितना टाइम देने के लिए रेडी है? इस सब्जेक्ट का ध्यान नहीं देने का कारण एक और एपिडेमिक जो बना वो यही था कि हमारे पास टाइम नहीं है। कभी हमने सोचा कि पहले जीवन बाहर के हिसाब से डिफिकल्ट था, कितना कुछ अपने आप करना पड़ता था, जो आज आराम से अपने आप हो रहा है साधनों की वजह से। तो साधनों ने हमारा इतना सारा काम कर दिया, तो हमारे पास टाइम तो, इजंट इट जस्ट लॉजिकल कि साधनों ने हमारा इतना सारा काम कर दिया, तो हमारे पास टाइम तो ज्यादा होना चाहिए। ऐसे कैसे होता जा रहा है कि साधन बढ़ते जा रहे हैं, काम हमारे साधन कर रहे हैं और हमारे पास टाइम कम होता जा रहा है? ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये कौन सी लॉजिक है? हाउ इज दिस हैपनिंग? किचन में जितनी देर पहले लगती थी और अब जितनी देर लगती है, कहीं से कहीं पहुंचने में पहले जितनी देर लगती थी अब जितनी लगती है। तो जब काम साधन कर रहे हैं, हमारे पास टाइम ज्यादा होना चाहिए। हमने कभी रुककर अपने आप से क्यों नहीं पूछा कि टाइम कम क्यों होता जा रहा है? वेयर इज द टाइम गोइंग? क्यों कम हो रहा होगा टाइम?
टाइम कम क्यों हो रहा है? साधन काम कर रहे हैं, टाइम कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तक हम ये नहीं डिसाइड करेंगे कि टाइम कम कहाँ जा रहा है, हम इस चैप्टर के लिए टाइम निकालेंगे नहीं। आप में से किस किस को लगता है कि हम हर रोज टाइम वेस्ट करते हैं? अच्छा, आप मतलब बिजी नहीं है, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे है बात? ये सब रिकॉर्ड होके चला जाएगा उधर। एक लॉ है, उसको आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। जितना यहाँ की शक्ति कम होगी, उतना ये महसूस होता जाएगा कि समय कम है। क्यों? क्योंकि समय कम नहीं है, शक्ति कम है, और जब शक्ति कम होती है तो हर काम करने में ज्यादा टाइम लगता है। जैसे जब शरीर की शक्ति कम हो, सपोज बॉडी इज नॉट वेल, तो हर काम करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? सिर्फ यहाँ से गेट तक भी चल के जाना है, तो हेल्दी हो तो कितनी देर में चल के पहुंचेंगे, और कमजोर हो तो कितनी देर में चल के पहुंचेंगे? तो टाइम ज़्यादा लगेगा अगर कमज़ोर होंगे तो। लेकिन जब हम फिजिकली वीक होते हैं तो हमें पता होता है कि हम फिजिकली वीक हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो उस समय अगर आपको कोई पूछे कि आपको क्यों इतना टाइम लगा, तो हम कहते हैं हम कमज़ोर हैं ना, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। लेकिन जब मन से वीक होते हैं, हम ये नहीं कहते हम कमज़ोर हैं, हम कहते हैं टाइम कम है। सो इट इज़ नॉट लेस टाइम, इट इज़ लेस पावर। और जैसे ही आपने इस मन की शक्ति को बढ़ाना शुरू कर देना है, आपके पास सडनली टू मच टाइम आने वाला है। टू मच टाइम, इतना टाइम कि अब आप कहेंगे अब क्या करना है और। इसलिए क्वेश्चन लोग सोचते हैं ओ अगर हम स्पिरिचुअल स्टडी करें तो हमारा जो बाकी सारा काम है वो थोड़ा कम हो जाएगा, हमारा वो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, हम बहुत पैसिव हो जाएंगे। नहीं, जब हम इसको एनर्जाइज करते हैं तो हमारा वहाँ का काम कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी शक्ति बढ़ जाती है, हमारी क्षमता बढ़ जाती है। हम हर काम को फास्टर कर सकते हैं क्योंकि माइंड स्ट्रांग हो गया है। लेकिन उसके लिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए पहले टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। तो मेरा शरीर वीक है, मुझे उस गेट तक चलने में टाइम लग रहा है, मुझे मेरे छोटे छोटे काम करने में टाइम लग रहा है। फिर मुझे डॉक्टर कहता है आप रोज आधा घंटा वॉक करो। तो फिर मैं डॉक्टर को कहती हूँ पहले ही मुझसे मेरा काम नहीं खत्म हो रहा रोज का, क्योंकि मुझे हर काम करने में तो टाइम ज्यादा लग रहा है। अब मैं कहाँ से वो आधा घंटा निकालूंगी और वॉक करने के लिए? तो ये समझदारी है ऐसा कहना। अगर मैंने आज वो आधा घंटा नहीं निकाला तो अगले महीने तक क्या होगा? अगले महीने तक क्या होगा? वीकनेस और बढ़ेगी, तो मुझे टाइम और ज़्यादा लगेगा। उसके अगले महीने वीकनेस और बढ़ेगी, मुझे और टाइम और ज़्यादा लगेगा। समवेयर आई विल हैव टू पॉज एंड से नाउ आई एम रेडी टू टेक आउट द टाइम। अब उसको कहाँ से निकालना है वो हमें करना है, लेकिन टाइम मुझे निकालना है। तो कौन रेडी है निकालने के लिए? अच्छा, कितना निकालने के लिए रेडी है आप रोज का? आप कितना रेडी हैं रोज निकालने के लिए? जो सेंटर पर आते हैं उनके लिए नहीं है। कितना टाइम रोज निकालने के लिए रेडी है? अच्छा, सपोज वी से 2 आवर्स आप निकाल लेंगे? वेरी गुड, इसीलिए मैंने 2 बोला था, मुझे पता था आप कम करोगे उसको। हमें कट शॉर्ट करना ही है उसको कहीं तो, है ना? हाँ, तो आप 1.5 आवर निकाल लोगे ना रोज? बस इसको फिक्स करके रखना अभी कि हम 1.5 आवर निकाल लेंगे। कुछ भी जो करना है वो तो बहुत ही आसान है। इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है कि उसको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए रेडी है या नहीं। एक दिन में चैप्टर पूरा नहीं होता यहाँ आने से। यहाँ आने से चैप्टर नहीं पूरा होगा, यहाँ आने से सिर्फ चैप्टर के बारे में पता चलेगा। फिर उसके बाद शुरू होगी वो पढ़ाई, लेकिन वो पढ़ाई रोज करनी पड़ती है।
जैसे कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली रोज करेंगे तभी उसका रिजल्ट आता है। ऐसा कभी आए, कुछ किया, थोड़ा किया, फिर छोड़ दिया, यू नेवर गेट रिजल्ट। और 10 साल चलते जाओ, रिजल्ट नहीं मिलेगा उसके। लेकिन अब हम उस समय में आके पहुंचे हैं कि जो मन की शक्ति है वो बहुत फास्ट कम हो रही है, बहुत फास्ट। और आपको उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन अपने बच्चों में दिखाई देता होगा। किस किस को लगता है थोड़ा सा बदलाव है वातावरण के अंदर, कॉलेज में, स्कूल में? तो क्या बदलाव है? वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि उनकी ग्रूमिंग ऐसी की है गई है बचपन से। उनके पास इतने साधन है बचपन से जिससे वो अपने ब्रेन को क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं, जो हमारे पास नहीं थे। तो वो बहुत शार्प हैं, वो बहुत इन्फॉर्म्ड हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। फिर किस चीज़ की कमी है? तो वो पेशेंस मतलब एक ही चीज़ है। चाहे उसको इरिटेशन कहो, चाहे इम्पेशंस कहो, कहीं अग्रेशन कहो, कहीं रूड कहो, कहीं डिसरिस्पेक्टफुल कहो, वर्ड कोई भी है, वो वर्ड सारा इधर से ही आ रहा है, संस्कार। और संस्कार का वर्ड कहाँ से आ रहा है? मन की शक्ति की कमी से। लेकिन अब उनको कहेंगे कि वो अपने लिए टाइम निकालें तो पता नहीं वो अभी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वो मन की शक्ति क्रिएट करके उनको देनी पड़ेगी। जैसे सब्जेक्ट पढ़ के फिर उनको पढ़ाया ना, उनको नहीं बोला खुद पढ़ो, खुद पढ़े, उसके टीचर बने, और टीचर बनकर उनको पढ़ाया तो उन्होंने सीख लिया। इसी तरह ये शक्ति भी हर एक को खुद कमानी पड़ेगी, और कमाकर इट जस्ट रेडिएट्स फ्रॉम यू। चाहे वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है, चाहे वो आपके घर पर है, क्योंकि घर पे भी तो बच्चे हैं, घर के भी बच्चे हैं। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, हमें उनको नहीं बोलना है कि आप पढ़ो। वो तो नहीं ज़रूरी है मानेंगे, कुछ बच्चे मानते हैं, मेजॉरिटी नहीं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, या उनके पास उस टाइम में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है करने के लिए, और उनको अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमने अभी भी नहीं किया तो हम किस तरह की दुनिया बनाने वाले हैं, हम किस तरह का भारत देश बनाने वाले हैं? आपको लगता है आप बहुत अच्छा अचीवर्स बना लेंगे फॉर दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देयर ओन माइंड, जिनका स्कूल के एग्जाम से पहले एंजाइटी हो रही हो, जिसको स्कूल के एग्जाम से पहले एंजाइटी हो रही हो, वो जीवन के एग्जाम फेस कर लेंगे? कैसे करेंगे? हम में से किस किस को एंजाइटी हुई थी स्कूल से एग्जाम से पहले? पैनिक अटैक, दवाइयाँ। तो हम वो लास्ट जनरेशन है जिसने देखा है ये सब। तो हमें वो पता है कि वो सारे एग्जाम बहुत आसानी से दिए जा सकते हैं। वैसे एजुकेशन सिस्टम में जो एग्जाम सिस्टम है वो पहले ज़्यादा इजी था या अब ज़्यादा इजी है? इजी होना चाहिए, उसको और इजी बनाना है। एग्जाम ही बंद कर दो, वो भी कर रहे हैं। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? स्ट्रेस का एक सिंपल फॉर्मूला है, प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। एग्जाम प्रेशर है, ठीक है ना? एग्जाम प्रेशर है, हर एक की एज वाइज प्रेशर्स चेंज होते रहेंगे। एक स्कूल का बच्चा है, उसका अलग प्रेशर है, एक प्रोफेशनल कॉलेज में गए उसका अलग प्रेशर है, प्रोफेशनल बन गई उसका अलग प्रेशर है, फैमिली क्रिएट हुई उसका अलग प्रेशर है। लेकिन कोई भी समय जीवन में ऐसा नहीं आएगा कि न्यूमरेटर है ही नहीं। That will never happen. प्रेशर्स तो हमेशा आने ही आने हैं। लेकिन हमने कहा स्कूल के बच्चे इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर ले, उनका वो प्रेशर ही हटा दो। अगर प्रेशर हटा दिया तो उनकी जितनी प्रेशर फेस करने की शक्ति थी वो भी क्या हो जानी है? कम। और फिर उनकी लाइफ में जब एक प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर को फेस नहीं कर पाएंगे। प्रेशर को घटाना इज नॉट द राइट मेथड। इट्स लाइक सेइंग मुझे इतना बेंड करना है, लेकिन बेंड करने में मुझे दर्द हो रहा है, तो सामने वाले का ठीक है बेंड करना ही बंद कर दो। तो या तो फिर जीवन भर बेंड नहीं करना, देन इट्स फाइन कि जीवन भर आपके पास कोई प्रेशर नहीं आए, बट ऐसा तो होने नहीं वाला है।
लेकिन अगर मैंने पहले 15 साल बेंड नहीं किया और फिर 20 की एज में मुझे सडनली बेंड करना पड़ा, तो विल आई बी एबल टू बेंड? नो. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो रिड्यूसिंग प्रेशर इज नॉट द सॉल्यूशन. प्रेशर को कभी घटाना नहीं चाहिए. प्रेशर को बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, लेकिन घटाना कभी नहीं चाहिए. लेकिन किसको बढ़ाना चाहिए? डिनोमिनेटर. स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. हमने प्रेशर्स को घटा दिया, रेजिलियंस हमारी अपनी लाइफस्टाइल की वजह से ही घट गई. और जब दोनों चीजें घटती गई तो फिर वो शब्द स्ट्रेस पर नहीं रहा, अब वो शब्द डिप्रेस्ड पर आ गया है. हम बोला करते थे कि आई एम स्ट्रेस्ड, वो लोग बोलते हैं आई एम डिप्रेस्ड. हमें तो नहीं पता था कि स्कूल और कॉलेज में कोई काउंसलर भी होते हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं. हमें तो कुछ पता ही नहीं था ये सब. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम लास्ट जनरेशन है जिसको पता है कि वो किया जा सकता है, वो बहुत आसान है. हमारे आगे को पता ही नहीं होगा, वो कहेंगे ये तो नॉर्मल है, ऐसे कैसे आप इसके बिना रह सकते हो. तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती है? हमारी जिम्मेवारी बनती है ना, कि जो हमें आता है वो हमें क्या करना है? हैंड ओवर करना है आगे. नहीं तो फिर हम और ही फ्रजाइल 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 बनाते जाएंगे हर एक को. हमें को हर एक को कैसे बनाना था? स्ट्रॉन्ग. क्यों ऐसे है कि भारत से पढ़कर बच्चे विश्व में इतनी जगहों पर इतने अच्छे अच्छे रोल्स और पोजीशंस पर हैं? क्यों है? क्यों है? क्योंकि वो हाई प्रेशर एजुकेशन सिस्टम से निकल के गए थे. इसीलिए वो हाई प्रेशर रोल्स एंड पोजीशंस हैंडल कर सकते हैं आज. जब हम हाई प्रेशर एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर देंगे तो फिर क्या वो ऐसे रोल्स और पोजीशन तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंचेंगे. तो फिर वो अभी किसकी जिम्मेवारी है? हम अपने स्कूल में जो कर सकते हैं करते जाएं. बच्चे को बेंड कम नहीं, बेंड ज्यादा करने की जरूरत है. फ्लेक्सिबिलिटी, पावर टू अडेप्ट, पावर टू एडजस्ट, पावर टू टॉलरेट, पावर टू लेट गो, ये बढ़ाने की जरूरत है. जब तक एक प्रेशर नहीं आता तो मुझे अपनी इनर पावर पता भी नहीं चलती है. जब तक एक प्रेशर नहीं आएगा मेरा माइंड उसके थ्रू गुजरेगा ही नहीं. तो जब तक गुजरेगा ही नहीं तो उसको पता ही कैसे होगा कि एक प्रेशर की सिचुएशन को हैंडल कैसे करना होता है. एंड ये ग्रूमिंग कब से होनी चाहिए? जब छोटा होता है बच्चा, ताकि उसको तब से आदत पड़ जाती है प्रेशर को कोप करने की. एक स्कूल के बच्चे के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम में जाना ही अपने आप में एक प्रेशर है, बट इट्स फाइन, गो थ्रू इट ना. जाओ, एक बार करोगे, दूसरी बार करोगे, तीसरी बार डर नहीं लगता है. लेकिन जो चीज करोगे ही नहीं और सडनली 20 साल की एज में करोगे, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. तो इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उनके प्रेशर्स को कम नहीं करना, हमें उनके रेजिलियंस को बढ़ाना है. अगर रेजिलियंस को बढ़ाते गए तो प्रेशर को तो बढ़ा भी सकते हो साथ में. कम करना तो आउट ऑफ द क्वेश्चन. बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर प्रेशर को भी घटा दिया, रेजिलियंस भी कम हो रही है, तो इतना प्रेशर आपने घटाया अपने एजुकेशन सिस्टम में, तो फिर बच्चों का स्ट्रेस तो खत्म हो जाना चाहिए था. वी हैव टू चेक ना वेदर द सिस्टम वर्कड. प्रेशर घटाया, एग्जाम कितने आसान हो गए. हमने कैसे एग्जाम दिए थे? हमने कैसे एग्जाम दिए थे? हर रोज जाकर एक एग्जाम. बोर्ड एग्जाम दिन में 2 हमने तो दिए. बोर्ड एग्जाम हमने दिए 3 साल का सिलेबस दिन में 2, और तब भी स्ट्रेस वर्ड नहीं पता था. दिन में 2, सुबह के 8 से शाम के 4 तक, मंडे टू फ्राइडे खत्म. तब स्ट्रेस वर्ड नहीं पता था. आज 1 देते हैं, फिर 5 दिन छुट्टी करते हैं, फिर 1 देते हैं, फिर 5 दिन, तो फिर स्ट्रेस, ओके इट्स फाइन अगर हमने वो किया, बट उसकी रिजल्ट तो देखनी चाहिए ना, कि फिर तो स्ट्रेस क्या होना चाहिए था? कम. वो तो डिप्रेस्ड की बात करते हैं. तो मॉडल डिडंट वर्क. दैट मेथड हैज नॉट वर्कड. So it's high time to change that method.
rather than going and making it even simpler. उसको simpler नहीं बनाना है, उनको stronger बनाना है. किसी से अगर वजन उठाया नहीं जाए कोई, तो उसको ये थोड़ी बोलना छोड़ दो, वजन उठाओ ही मत. उसको क्या बोलना है? शक्ति बढ़ाओ, इससे ज्यादा वजन उठाने हैं जीवन के अंदर. तुमसे इतना सा वजन नहीं उठाया जा रहा है, शक्ति बढ़ाओ अपनी लाइफ में. तो अभी बहुत वजन और उठाने हैं. सो वी हैव टू चेंज द वे वी आर टेकिंग केयर ऑफ देम. हम उनको इतना ऐसे बना देंगे, नाजुक, फ्रजाइल, तो फिर जब उनके जीवन में कोई बात आती है तो उनको छोटी बात भी बड़ी लगती है. जैसे मुझे हल्की टेबल भी भारी लगेगी क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ कम है, नॉट बिकॉज टेबल भारी है. सो हमारा रोल है ना उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना. यस और नो? यस. तो उनकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएंगे? उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का सिंपल तरीका पहले अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है. You cannot give it to them without doing it yourself. So the need of the hour has come कि every parent, every educator, चाहे आप एजुकेशन फील्ड में कोई भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हैं, आप एक एजुकेशन के क्षेत्र में हैं. एक्चुअली तो एवरीबडी हैज टू डू इट, बट जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ रहा है, उनकी जिम्मेवारी और भी ज़्यादा बढ़ती है. और घर में तो हर एक के बच्चे हैं, तो आपका इम्पैक्ट अपने बच्चों पर तो पड़ ही रहा है. तो सबसे बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं, घर के वाइब्रेशन को चेंज करें, घर की एनर्जी को चेंज करें, फिर अपनी इंस्टीट्यूशन की एनर्जी को चेंज करें, मेथड ऑफ लिविंग एंड मेथड ऑफ वर्किंग को चेंज करें. और जब हम वो करेंगे तो उनकी शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. प्रेशर नहीं घटाना है, शक्ति बढ़ानी है. उसके लिए सिर्फ दुनिया में क्या हो रहा है वो जानना जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्या चल रहा है मेरे, वो उनको कोई एआई टेक्नोलॉजी भी नहीं बताने वाला है कुछ भी. ये एक ही सब्जेक्ट है जिसको खुद को करना पड़ेगा. इसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकेगी. इट विल नॉट हैपन. तो सबसे पहली चीज, आज हम अपने आप को कमिट कर रहे हैं कि हम हर रोज 1 घंटा देने के लिए रेडी है. पक्का? पक्का? एंड दैट 1 घंटा इज नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ. एक चीज याद रखनी है, जो मैंने खुद को बेनिफिट किया उसका बेनिफिट सबको मिलने वाला है. फिजिकल हेल्थ अगर हम अपनी बढ़ाते हैं तो सिर्फ हमारी बढ़ती है, दूसरों की नहीं बढ़ती है. लेकिन इमोशनल हेल्थ जब हमारी बढ़ाते हैं तो वो वाइब्रेशन से दूसरों की भी इमोशनल हेल्थ बढ़ जाती है. आज उस बच्चे को आपने देखा, 15 years का है ना अभी. How long did he, when he came into Gyan? 10 years back, 11 years back. So that time he was 9 years old. And before that, when 5 years old. Acha, हाँ, 5 years old. Okay. And when did you come into Gyan? Same time. So you came first. Husband, yeah, both of you came first. देख लिया ना रिजल्ट. जो चीज पेरेंट्स ने की तो डायरेक्ट रिजल्ट किसको मिल गया? तो वो बच्चे को तो पता ही नहीं, उसकी तो वो लाइफस्टाइल में अपने आप ही घुस गई वो चीज. अब उनका फॉर्च्यून ये है, उन्होंने तब कर लिया जब वो 5 साल का था. अब करते ना जब वो 15 साल का था, तो थोड़ी मेहनत. इसीलिए तब करना चाहिए जब वो छोटे होते हैं, तब तो वो उनकी लाइफ में ऐसे ही घुस जाता है, उनको पता भी नहीं चलता कि ये कोई अलग चीज है. देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल लाइफस्टाइल. कि रोज मेडिटेशन करनी है, ये एक बच्चे के लिए उतना नॉर्मल होना चाहिए जितना रोज खाना खाना है. रोज योगा करनी है, ये इतना नॉर्मल होना चाहिए जितना रोज नहाना है. इट शुड बी लाइक दैट. इतना सिंपल, इतना नेचुरल, इतना नेचुरल. जब हम उनके लिए वो इतना नेचुरल बना देंगे, यही तो गुरुकुल था. गुरुकुल क्या था? यही तो गुरुकुल था कि आप ध्यान भी कर रहे हैं, आप व्यायाम भी कर रहे हैं, आप सेवा भाव भी कर रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, वहां पर कर रहे हैं ना, यही सब कर रहे हैं. तो जब हमने खुद पर राज्य किया तो इतनी शक्ति बढ़ी कि हम देने वाले बन गए, इसलिए वो राजा बन जाता है. लेकिन जब खुद पर शक्ति कम होती गई तो हम देने की शक्ति क्या हो जाती है? कम बन जाती है. और हमारी शक्ति सारी कैसी हो जाती है? What about me? जितनी जितनी शक्ति घटती जाएगी, रिश्ते पे उतनी प्रॉब्लम आती जाएगी.
क्योंकि रिश्तों में शक्ति चाहिए होती है देने के लिए। जब खुद के पास शक्ति नहीं होगी तो देने की शक्ति नहीं होगी, तो लोगों ने रिश्तों से क्या होना शुरू कर देना है, मैं, मेरा लैपटॉप, मेरा फोन और मेरा डॉग। दे आर वेरी हैप्पी लाइक दैट, उनको लगता है वो हैप्पी है। तो WHO ने अभी कहा नेक्स्ट कमिंग इलनेस इज लोनलीनेस। क्योंकि जब मेरे पास बेंड करने की शक्ति नहीं है ना, तो रिश्तों में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बेंड करना, एडजस्ट करना, अपनी बात को छोड़ना, दूसरे की बात को मानना, बात खत्म हुई क्षमा करना, ये सब की तो शक्ति चाहिए। लेकिन अगर शक्ति क्रिएट नहीं होगी तो सडनली वो रिश्तों में क्या हो जाता है, मुश्किल होने लगता है। फिर वो रिश्ते सिर्फ फैमिली में मुश्किल नहीं होगा, ये मुश्किलात आएगी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी। क्योंकि कोई भी प्रोफेशन, इवन अगर आप टॉप ऑफ द टॉप हैं, कोई भी प्रोफेशन आप अकेले नहीं चला सकते। कोई भी प्रोफेशन आप अकेले नहीं चला सकते, आपके साथ लोग होने चाहिए। बट लोगों के साथ चलने की शक्ति, लोगों के साथ काम करने की, लोगों से काम करवाने की शक्ति। सो दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एवरी एस्पेक्ट। क्योंकि हम सिंगल अलोन नहीं कर सकते कुछ भी, वी हैव टू बी ऑलवेज विद पीपल। और लोगों के साथ चलने के लिए मन की शक्ति की जरूरत है। जितनी शक्ति कम मतलब ईगो ज्यादा। तो हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस पर फोकस कर रहे थे, जिसको कहे हम अपनी आईक्यू पर फोकस कर रहे थे। ईक्यू हमारा सब्जेक्ट ही नहीं था। लेकिन अब नीड ऑफ द आवर है, वो वाला सब्जेक्ट भी साथ में आना पड़ेगा। आईक्यू हर बच्चे की अलग अलग होती है, और फिर भी आप उसको ग्रूम करके आप उसकी आईक्यू को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी हर बच्चे की अलग अलग होगी। ईक्यू हर एक की टॉप पर जा सकती है, हर एक की जा सकती है, लेकिन उस बच्चे को वो ईक्यू की ग्रूमिंग करने की जरूरत है। तो इसलिए वो आपके सिलेबस में हो ना हो, वो ऊपर से आया है या नहीं आया है, ये सब नहीं सोचना है। हमें उसको नीड ऑफ द आवर, उस नेसेसिटी को समझकर अपनी इंस्टीट्यूशन में उसको इनकलकेट करना है। हम आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, हम स्पोर्ट्स करते हैं, हम सिंगिंग करते हैं, हम डिबेटिंग करते हैं, हम डांसिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। उसमें से मेजॉरिटी चीज़ें हम लाइफ में यूज़ भी नहीं करते, लेकिन हम सब कुछ स्कूल में सीखते हैं ताकि वो सारी हमारी ग्रूमिंग हो जाती है, हमारी पर्सनालिटी क्रिएट होती है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा हर एक ने यूज़ करनी है, उसका सब्जेक्ट नहीं है। तो अब हमारे स्कूल के सिलेबस में ईक्यू डेवलपमेंट पर काम स्कूल से करना पड़ेगा। कौन सी एज से, कौन सी क्लास से, कौन सी क्लास से? जिस क्लास में ए लिखना सिखाने वाले हैं ना, उसी क्लास से स्टार्ट कर दो। क्योंकि हमें स्कूल में लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, डांस करना सिखाया, खेलना सिखाया, कुछ कुछ बनाना सिखाया, इतने सारे सब्जेक्ट्स के साथ सोचना सिखाया। अभी एक सब्जेक्ट की तरह हो जाएगा वहीं पे काम सारा। इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम दैट एज कि दिस इज राइट वे ऑफ थिंकिंग, दिस इज नॉट राइट वे ऑफ थिंकिंग, दिस इज राइट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, दिस इज नॉट, यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड लाइक दिस, यू रिस्पॉन्ड लाइक दिस। तो अगर हमने नर्सरी के बच्चे को सिखा दिया कि गुस्सा हमारा रिएक्शन नहीं है, दैट्स नॉट द वे वी आर, चाहे तुम्हारी बात तुम्हारे अनुसार हो या न हो, शांति, पीसफुली, स्थिरता से रिस्पॉन्ड करना इज राइट, एंड हमें राइट बनना है। आप किसी को नर्सरी से ये सिखाना शुरू करो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा उसको? आ जाएगा, नहीं आ जाएगा उसको? आ जाएगा ना। तो फिर लेकिन सिखाएगा कौन सा टीचर? कौन सा टीचर सिखा पाएगा ये वाला सब्जेक्ट? जो खुद गुस्सा नहीं करेगा। नहीं तो वो कैसे सिखाएगा? अभी अभी बच्चे को सिखाया, 15 मिनट बाद क्लास में गुस्सा कर दिया, तो कैसे करेंगे? तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके लिए अलग सब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़ता है, इसके लिए अलग टाइम भी स्कूल में नहीं निकालना पड़ता है, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। इसको सिर्फ अपनी लाइफ में इनकलकेट करना पड़ता है। और जब हम अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हैं, हम हर सब्जेक्ट के साथ साथ ही इसको करते जाते हैं साथ में।
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हमारी वाइब्रेशन, हमारी वे ऑफ लिविंग। तो जो हम माइंड की पावर पर अगर वर्क करना शुरू करते हैं तो ये हमें इमोशनली इंडिपेंडेंट बना देती है। वो है स्वराज्य। और गुलाम क्या है? इमोशनली डिपेंडेंट। तो जैसे अगर मैंने गुस्सा किया और किसी ने मुझे पूछा क्यों गुस्सा किया, तो मेरी उंगली किस पर जाती है? Where will the finger go? Now this is emotional dependence, where I'm saying मेरी इमोशन का कारण कौन है? बाहर। हमने बच्चों को सिखा दिया कि जब आपके अच्छे नंबर आते हैं तभी हम हैप्पी होते हैं। जब आपके नंबर अच्छे नहीं आते हम हैप्पी कैसे हो सकते हैं? दिस इज इमोशनल डिपेंडेंस। हमने उनको ये सिखाना था आपके अच्छे नंबर आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रोफेशन के लिए, आपके करियर के लिए। मेरी खुशी आपके नंबर पर डिपेंडेंट नहीं होती है। फिर वो लेटर लिखकर नहीं जाएंगे ऐसा कि हम आपको खुश नहीं कर सके इसलिए हम जा रहे हैं। इज दैट व्हाट वी वांट टू हियर? कोई बच्चे ने क्यों ऐसा डिसीजन लिया? सिर्फ क्योंकि वो अपने पेरेंट का उस तरह का चेहरा, अपने फेलियर को उनका फेलियर समझना, उनको लेट डाउन करना। कोई ये नहीं लिख के जा रहा है मैं डॉक्टर नहीं बन सकता इसलिए मैं जा रहा हूं। नॉट एट ऑल। वो हर लेटर किसको एड्रेस्ड है? पेरेंट्स को, क्योंकि वो फील करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को या वो पेरेंट के एम्बिशन को मीट नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको पुश नहीं करना है, बहुत पुश करना है, जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा करना है। लेकिन पुश किसके लिए करना है? प्रोफेशन की तरफ, करियर की तरफ, कुछ बनने की तरफ। लेकिन साथ साथ ये सिखाना है कि जो भी बनने की मेहनत कर रहे हैं वो बनते जाओ। जिस दिन नहीं बन सके दूसरे बहुत ऑप्शन है और हर ऑप्शन बहुत अच्छा है। और हमारी खुशी तो उस पर डिपेंडेंट है ही नहीं। आज ऐसा है क्या समाज में कि जिसने ये प्रोफेशन किया वो ज़्यादा हैप्पी है? ऐसा है कुछ? आप कोई प्रोफेशन ऐसा ढूंढ सकते हैं जो आप कह सकें जो जो इस प्रोफेशन में जाएगा वो हमेशा हैप्पी होगा? ऐसा आप कह सकते हैं किसी प्रोफेशन के लिए? नहीं, बिकॉज प्रोफेशन हैप्पीनेस के लिए थोड़ी था। हैप्पीनेस तो मेरी चॉइस है, बट दैट हैज टू बी टॉट टू देम दैट हैप्पीनेस इज योर स्टेट ऑफ माइंड। मार्क्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट टुमारो इफ यू डोंट गेट दैट मार्क्स द हैप्पीनेस इज नॉट गोइंग टू चेंज। फिर वो मार्क्स उनकी डिप्रेशन का कारण या एग्जाम उनकी डिप्रेशन का कारण फिर नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने उनको सेपरेट किया है, क्योंकि वो है ही सेपरेट। ना समाज में ऐसा कोई प्रोफेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो जो हमेशा हैप्पी रहता है, ना समाज में आप ये देख रहे हो कि जो ज़्यादा अमीर है वो ज़्यादा हैप्पी है। ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है? नहीं। तो हमने क्या सिखाया उनको बचपन से? हमें क्या सिखाया गया था बचपन से? पढ़ लो, कुछ बन लो, फिर हमेशा हैप्पी रहोगे। ये इक्वेशन ही गलत था। ये इक्वेशन ही गलत था। तो हमें सिखाया गया पहले पढ़ लो, फिर कुछ बन जाओगे तो हमेशा हैप्पी रहोगे। नहीं, सिखाना था हैप्पी रहो, हैप्पी होते होते साथ साथ पढ़ो और हैप्पीली अपना एग्जाम दो और बहुत हैप्पीली कुछ बनो और फिर बहुत हैप्पीली उस प्रोफेशन को निभाओ। ये सिखाना था। तो हम इसलिए ना पढ़ते क्योंकि हैप्पीनेस वहां खड़ी थी। ये क्लैरिटी नहीं दी किसी ने, ये क्लैरिटी नहीं थी। तो जिस दिन वो बच्चे को लगता है कि हम वो नहीं बन पाएंगे तो उनको लगता है हमारी खुशी और हमारी फैमिली की खुशी फिनिश्ड। इट वॉज नॉट हमारी खुशी फिनिश्ड, इट वॉज जस्ट दैट वो प्रोफेशन हम नहीं कर पाएंगे, बट उसको सेपरेट नहीं किया था हमें। इसीलिए दैट इज इमोशनल डिपेंडेंसी। दैट इज इमोशनल डिपेंडेंसी कि माइंड इज सेपरेट, परफॉर्मेंस इज सेपरेट। और दूसरा हमने इंस्टीट्यूशंस में क्या किया? हमने परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया हमेशा, क्योंकि समाज वो कर रहा था। समाज भी तो परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहा है सिर्फ। तो फिर कौन है सक्सेसफुल? जिसने परफॉर्म किया। कौन है सक्सेसफुल? जिसने अचीव किया। और अगर कोई बच्चा है जो बहुत संस्कारी बच्चा है, बहुत संस्कारी बच्चा है, लेकिन वो इतना अचीवर नहीं है, तो उसको क्या लेबल करेंगे? संस्कारी बच्चा है, शांत रहता है, सबको मदद करता है, सब कुछ है, बहुत काइंड है, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आते, उसको क्या लेबल करेंगे? मार्क्स अच्छे क्या हो, ये भी हो सकता है पास ही नहीं हुआ, क्या लेबल करेंगे?
You see where that very big mistake is happening? That's a very, very big one. जहां हमने क्लियर कट कह दिया कि संस्कारों से कोई सफलता नहीं होती है, सफलता सिर्फ किससे है? अचीव। नो प्रॉब्लम, आपका ईगो बहुत हाई हो गया है, लेकिन आप फर्स्ट आ गए तो आप सक्सेसफुल हैं, आपको अवार्ड मिलेगा, आपके लिए सब ताली बजाएंगे और सब कहेंगे बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा। और कोई दूसरा बच्चा है जो बहुत संस्कारी है, बहुत मेहनती है, लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो सबने कहा कोई काम का नहीं, इसका क्या होगा जीवन में। मतलब हमने कहा संस्कारों से थोड़ी कोई काम होता है, देखा यू आर अ फेलियर। उसको डांट पड़ी सबके सामने। तो हमने क्लियर कट वहीं डिफरेंशिएट कर दिया कि सक्सेस मीन्स ओनली मार्क्स एंड अचीवमेंट, संस्कार के आधार पर कोई सक्सेस और फेलियर नहीं होता। तो जिस सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई तो फिर उस सब्जेक्ट की तरफ कोई महत्व भी क्यों ही जाएगा किसी का। सफलता, हिंदी वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सफलता हम कब कहते हैं आपका जीवन सफल हुआ? आज आप यहाँ आए, हम कहेंगे आपका एक दिन सफल हुआ। सफल वर्ड हम कब यूज करते हैं? हम कुछ अच्छा करते हैं, हम कहते हैं आज का समय सफल हुआ। सफल का ऑपोजिट क्या होता है? जब जिस दिन हमने कुछ भी नहीं किया होता ना खास, हम कहते हैं आज का दिन तो ऐसे ही चला गया। तो सफलता ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। सफलता कैसी वाली एनर्जी है? एक्चुअली सफलता ऐसी वाली एनर्जी है। किसके जीवन को आप कहेंगे इनका जीवन सफल हुआ? जिन्होंने कुछ दिया, जिन्होंने कुछ दिया, जिन्होंने लोगों के लिए कुछ किया, जिन्होंने समाज में कुछ कंट्रीब्यूट किया, कहते इनका जीवन सफल हुआ। तो सफलता कौन सी एनर्जी है? ये वाली नहीं है। Achievement is achievement, very important, but it's an achievement. Success and achievement is different. Success and achievement is different. सिर्फ अचीव करने से हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन हमारे अच्छे संस्कार हैं, हमारी मन की स्थिति अच्छी है, हमारा तन का स्वास्थ्य अच्छा है, हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हमारे पास देने का भाव है और हम अचीव भी कर रहे हैं, अब उसको सक्सेसफुल बोल सकते हैं। अब सक्सेसफुल बोल सकते हैं। सिर्फ अचीव किया, बहुत कमाया, कैसे भी कमाया वो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कमाया तो हमने कहा सक्सेसफुल। तो वो बचपन से हमें स्टूडेंट को सिखाना पड़ेगा। सक्सेस मीन्स अ हैप्पी माइंड, अ केयरिंग चाइल्ड, ऑलवेज हेल्पफुल, ऑलवेज देयर फॉर अदर्स, बीइंग पोलाइट, दिस इज सक्सेसफुल। अब जब आपने उसकी EQ बढ़ा दी तो उसकी IQ तो ऑटोमेटिकली उसकी अपनी कैपेसिटी से बढ़ ही जाएगी, क्योंकि जब सोल पावर बढ़ेगी तो परफॉर्मेंस हमेशा। कोई काम हम स्ट्रेस स्थिति में कर लें और वही काम हम शांति की स्थिति में करें, दोनों में से कौन सा बेटर होगा? कुछ और भी नहीं, आज शाम को सिर्फ जाके खाना बनाओ किचन में। एक है स्ट्रेस्ड हालत में खाना बनाओ और एक है बहुत हैप्पी पीसफुल हालत में खाना बनाओ। दोनों में से कौन सा खाना बेटर बनता है? ये तो सिर्फ खाना है, खाना है, कोई भी बना सकता है, लेकिन उसमें भी मन की स्थिति इज गोइंग टू अफेक्ट द परफॉर्मेंस। सड़क पर लोग गाड़ी चला रहे हैं, कोई अशांत मन गाड़ी चला रहा है, देखो कैसे गाड़ी चलाते हैं। तो यहां की स्थिति परफॉर्मेंस पे अपने आप आने वाली है। किसी को डॉक्टर बनाया, वो फर्स्ट भी आया सारे जीवन, लेकिन कंपैशन, स्टेबिलिटी, पावर टू कोप अप विद दैट सिचुएशन, वो है या नहीं है? वो तो किसी पढ़ाई में था ही नहीं। तो इसलिए EQ को हमें सब्जेक्ट की तरह नहीं, एक लाइफ के हिस्से की तरह डालना है। लेकिन वो लाइफ के हिस्से के लिए तब हम डालेंगे जब हमने अपनी EQ पे काम करना शुरू कर दिया। इसलिए आज से सबसे पहला होमवर्क अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी पे वर्क करना है। आज से वोकैबुलरी को चेंज करना है। आज से वोकैबुलरी में ये नहीं कहना आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ, ये है डिपेंडेंसी। हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स कौन क्रिएट करता है? हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स कौन क्रिएट करता है? हम खुद। तो हमारा गुस्सा किसने क्रिएट किया फिर?
हमारा गुस्सा किसने क्रिएट किया? सामने वाले ने बहुत बड़ी गलती की, हमारा गुस्सा किसने क्रिएट किया? सामने वाले ने रोज गलती की, हमारा गुस्सा किसने क्रिएट किया? किसने किया? ये अगर नर्सरी से सिखा दो ना, अगले 10th स्टैंडर्ड तक पूरी जनरेशन चेंज हो जाएगी. Because you will shift them from emotional dependency to becoming emotionally independent, and independence is power. वो है स्वराज्य. वो है स्वराज्य कि भाई सामने वाले ने किया, तुमने क्यों गुस्सा किया? वो तो तुम्हारे पास तो चॉइस थी कि तुम्हें कैसे रिस्पॉन्ड करना है. तो कहता है अच्छा मैम मैं कैसे रिस्पॉन्ड? तो बहुत प्यार से आप कर सकते थे, बहुत पीसफुली आप. टू टीच, दैट इज लाइफ स्किल्स. लाइफ स्किल्स आर एक्चुअली हियर ना, यहाँ के हैं. लेकिन हम वो सिखाई तब सकेंगे जब हम वो जी रहे हैं. दैट्स ऑल. एक बार जो जी रहा है तो फिर हम नेचुरल सिखाते हैं, उसके लिए सब्जेक्ट नहीं चाहिए होता. इसलिए हमें उनको नहीं सिखाना है, हमें सिर्फ खुद को सिखाना है. जो हमने खुद सीख लिया वो तो अपनी लाइफ में अपने आप ऑटोमेटिकली आता जाएगा. तो एक चीज में शिफ्ट होने के लिए रेडी, इमोशनल इंडिपेंडेंस. तो हमारे स्ट्रेस का कारण कौन? रखते जाना उंगली 1 मिनट जरा. हमारे स्ट्रेस का कारण कौन? हम नहीं, मैं. बहुत फर्क है 2 वर्ड्स में. नॉट हम, मैं. हम होने से क्या हुआ? हमने कहा सबको ही स्ट्रेस है, तो मतलब स्ट्रेस नॉर्मली होगा, इसलिए तो सबको है. अभी अगर आज शाम को जब आप यहाँ से जाएंगे और आप किसी को जाके बोलेंगे पता है मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता, तो आपकी तरफ ऐसे देखेंगे, नॉर्मल नहीं हो. तो आप सोचेंगे ओ अच्छा स्ट्रेस नहीं होना नॉर्मल नहीं. अच्छा बोलते नहीं नहीं होता है मुझे होता है. इस युग में सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार जो इस समय चाहिए, और वो है सही और गलत की परख और अकेले सही पर खड़े होने की शक्ति. अकेले सही पर खड़े होने की शक्ति. वो समय चला गया जो सब लोग कर रहे हैं वो राइट है. नहीं, राइट और रॉन्ग की परख अब इस बेसिस पे होगी कि इस कर्म से यहाँ की शक्ति बढ़ेगी या घटेगी. चाहे वो सोने का तरीका, उठने का समय, पढ़ने का तरीका, खाने पीने का तरीका, जीवन जीने का तरीका, हर चीज में ये चेक करना है यहाँ की शक्ति बढ़ रही है या यहाँ की शक्ति घट रही है. इस समय बच्चों को सिर्फ इस एक शक्ति की जरूरत है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर से अफेक्ट हो रहे हैं. जब हम स्कूल में थे तब भी ऐसी आदतें होती थी बच्चों में जो सही नहीं होती थी, लेकिन उसका नंबर थोड़ा होता था, तो हम ऑटोमेटिकली सेफ थे क्योंकि हम मेजॉरिटी वाली साइड पर थे. हम कहते थे वो बच्चे ऐसे हैं, वो वाले बच्चे ऐसे हमेशा ही होते थे, लेकिन वो बहुत छोटा नंबर होता था. भाई ये स्कूल बंक कर रहे हैं, या ये ऐसे कर रहे हैं, या ये खा रहे हैं, या ये पी रहे हैं. छोटा नंबर था. अब वो नंबर चेंज हो गया. जब नंबर चेंज हो जाता है तो जो दूसरा कर्म कर रहे हैं उनका तो उस कर्म की वजह से नुकसान हो रहा है, और दूसरों का नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सही है लेकिन वो कम है. अभी आप कोई पेरेंट किसी बच्चे को बोले कि तुम्हारा हमने सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनाना, तो पहले तो वो बच्चा विलिंग नहीं है वो करने के लिए, लेकिन पेरेंट स्ट्रिक्ट है तो पेरेंट ने करवा लिया कि तुम्हारा सोशल मीडिया हैंडल नहीं होगा. लेकिन जब वो स्कूल जाता है फिर वो क्या करे, क्योंकि अब वो मेजॉरिटी की साइड में नहीं है स्कूल में उधर जाकर. तो वो सही कर रहा है लेकिन वो बहुत छोटा नंबर है. तो जब वो छोटा नंबर है तो वो बड़ा नंबर उस छोटे नंबर को क्या करता है? रिडिक्यूल करता है. फिर वो सिर्फ उसको नहीं रिडिक्यूल करता, कहते तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं. फिर वो घर जाके अपने पेरेंट्स को बोलता है तुम कैसे पेरेंट्स हो मेरे. यस, दे गो एंड से दैट. तो इसलिए बहुत जरूरी हो गया कि पेरेंट्स के पास भी वो सही पर चलाने की हिम्मत इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो बहुत कम नंबर में जब हो जाते हैं तो वो बच्चा ही आकर ऑपोजिट ही बोल देने वाला है. इसीलिए बच्चे को सही क्या है गलत क्या है, अब वो घर की जगह अगर स्कूल से पता चले तो दैट इज बेटर.
ताकि पूरी क्लास के सामने ये बताया जाए कि इन दोनों में से सही कौन सी बात है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? स्कूल में सोशल मीडिया अकाउंट्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए? आप बात करते हैं इसके बारे में हर रोज? स्कूल के बच्चे में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर चीज का एक उम्र होती है ना। हम जब स्कूल में थे हमें ये सिखाया ना, हर चीज की एक उम्र है। स्कूल में इतना, कॉलेज में ये, कॉलेज के बाद ये। देयर वाज ऑलवेज एन एज, देयर वाज ऑलवेज एन एज फॉर एवरीथिंग। अब ये सारे साधनों की वजह से एज का कॉन्सेप्ट इज गॉन। हर एक सेम चीज देख रहा है, इसीलिए उनकी पावर जल्दी, क्योंकि जो चीज उनकी एज की नहीं है, जो उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो उससे पहले उनको मिल रही है। सोशल मीडिया क्या कर रहा है उनको? सोशल मीडिया सबसे पहले उनके अंदर कंपैरिजन का संस्कार ला रहा है, इनोसेंसी खत्म हो जाती है। सोशल मीडिया उनके अंदर ये संस्कार ला रहा है कि लोग मुझे अच्छा बोलेंगे तब हम अच्छे। तो अभी तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट बनी नहीं, और पहले से ही हाथ किस डायरेक्शन में हो गया, मुझे अच्छा बोलो, और आप मुझे अच्छा बोलो, उसके लिए मैं वैसा ही चीज बनाऊंगी और पोस्ट करूंगी जिसके लिए आप मुझे अच्छा बोलोगे। तो मेरी अपनी डेवलपमेंट का क्या हुआ? क्या ये वाला संस्कार इस एज में आना था? और अगर इस एज में आ गया तो जब तक हम 25-30 साल के होंगे ये संस्कार कितना कड़ा हो जाएगा तब तक? दिस इज द इशू। तो वो डिमार्केशन के क्या राइट है क्या नहीं है, अब वो पेरेंट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं फिर बाकी पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सारी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसकी आ जाती है? इसके लिए अलग सब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसके लिए अलग टाइम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए सिर्फ एक कल्चर बनाना है, संस्कृति, स्कूल की संस्कृति, इंस्टीट्यूशन की संस्कृति, द कल्चर ऑफ राइट लिविंग। जरूरी नहीं आपका हर बच्चा आपका कहना मानेगा, लेकिन जब आप किसी बात को बार बार इन्फोर्स करेंगे, बार बार बोलेंगे, 80% तो चले जाएंगे ना राइट साइड के ऊपर। आपने उनको सिखाया दिल्ली में पटाखे नहीं बजाने, कितने बच्चे नहीं बजाते आज, कितनी अच्छी आदत बन जाती है उनकी। वो वही बच्चे हैं जो घर जाके अपने पेरेंट्स को बोलते हैं नहीं बजाना नहीं बजाना। तो समय तो वो आ गया है कि हमें स्कूल में वो संस्कार क्रिएट करके हमें घर के माहौल को चेंज करना है। हम ये नहीं कह सकते क्या करें, घर का माहौल ऐसा है, ऐसे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। हम ये कहें ऐसे बच्चे आ रहे हैं, हम उनको यहाँ से चेंज करके भेजेंगे, वो घर का माहौल चेंज कर लेंगे। क्यों नहीं हो सकता? अगर एक बच्चे को आपने स्कूल में सिखा दिया कि गुस्सा नहीं करते, उसी से तो हमारा ही नुकसान हो रहा है खुद का, वो तो घर जाके अपने पेरेंट्स को सिखा देगा कि गुस्से के बिना भी तो काम हो सकता है। क्यों आप जोर से बोल रहे हो? कोई भी आत्मा दूसरी आत्मा को राइट सिखा सकती है। इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। बड़ा छोटा साइज ऑफ द बॉडी है, बड़ा छोटा साइज ऑफ द बॉडी है, सोल तो वही है। आप एक बच्चे को ग्रूम कर दो कि गुस्से के बिना सारे काम हो सकते हैं, वो बच्चा घर का माहौल चेंज कर देगा। कल वो बच्चा प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा, वो लीडर होगा एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को वो बना देगा कि यहाँ गुस्से के बिना सारा काम होता है, क्योंकि वो बड़ा उस माहौल में हुआ। दैट इज वाई इट बिकम्स सो ईजी। इसलिए ये संस्कार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये अभी हमारे पास यहाँ आनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन नॉट एज अ सब्जेक्ट बट जस्ट एज अ कल्चर, एज अ कल्चर। एंड वो शुरू हो उस एज से। तो सबसे पहला होमवर्क आज से डिपेंडेंसी का क्या करेंगे? गुस्सा किसने दिलाया? मैंने। टेंशन किसने दिलाई? इरिटेट किसने किया मुझे? बस हर एक चीज के लिए एक ही वर्ड है उधर, हर्ट मुझे किसने किया? मैंने कैसे किया? उन्होंने इतना गलत बोला 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 बोला। तो जैसे ही मुझे पता होता है मैंने, तो ये बहुत बड़ी पावर है। और गुलामी क्या थी? बुरा उनकी वजह से लगा, गुस्सा उनकी वजह से आया, खुशी इनकी वजह से आ रही है। खुशी भी तो बाहर डिपेंडेंट थी, प्यार इनसे मिल रहा है। आज वो बच्चे क्या कर रहे हैं? प्यार मिल रहा है उस वजह से, किस तरफ चले गए? कुछ चीज की लैकिंग फील हुई अंदर, सामने से जहां मिला, जिस तरह से मिला, गलत कर्म हो गए, क्योंकि वो कुछ लेने गए थे,
उनको ये नहीं पता था ये तो हमारा संस्कार है, मुझे ऐसे जाना नहीं है किसी के भी सामने इस तरह से। जैसे जाएंगे सामने किसी के तो कोई भी मैनिपुलेट कर लेगा तुम्हारे को इस तरह से। लेकिन वो डिपेंडेंसी थी कि प्यार भी मिला इनसे, खुशी भी मिली इनसे, दुख भी मिला इनसे, सुख भी मिला इनसे। मेरा क्या, कुछ नहीं, मेरा सारा दिन हाथ इस तरह से है। हमारी संस्कृति में हाथ इस तरह से नहीं, हाथ किस तरह से होता है? भारत की संस्कृति में हाथ किस तरह से है? ये देवी देवताओं की संस्कृति है, ये देने वाली संस्कृति है। तो सबसे पहला देना यहाँ होता है, यहाँ से। तो इसलिए आज से सिर्फ एक ये कल्चर स्टार्ट कर दो कि इमोशनल इंडिपेंडेंस, सिर्फ अपने लिए, कि नेवर टू से आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ, I'm feeling like this because I'm creating it. Changing it is my responsibility. Not waiting for the other person to change. वो ठीक हो जाएगा, वो बच्चा ही इरिटेटिंग है। बच्चा इरिटेटिंग नहीं हो सकता, बच्चे का व्यवहार बच्चे का व्यवहार है। इरिटेशन किसकी चॉइस है? कोई और टीचर उस बच्चे के साथ बिल्कुल इरिटेट नहीं होती, कोई टीचर थोड़ा इरिटेट होती है, कोई टीचर बहुत इरिटेट होती है, लेकिन वो खुद को नहीं बोलते कि हम इरिटेट हो रहे, कहते वो बच्चा ही इरिटेटिंग है। और जब क्लास चेंज होने वाली होती है, अगली क्लास के टीचर को पहले ही बोल देते ध्यान रखना उस क्लास में एक बड़ा इरिटेटिंग बच्चा है। See what label that child is getting. एंड फिर वो टीचर बिना उस बच्चे से मिले उस लेबल को क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि अरे ये तो इस टीचर की टॉलरेंस पावर की कमी है, कहते नहीं वो बच्चा ही इरिटेटिंग है पहले से ही। अभी वो बच्चे ने कुछ किया भी नहीं होगा, लेकिन मेरे से उसको कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी, तुम बहुत इरिटेटिंग हो, दैट्स इट, इमोशनल हेल्थ गॉन डाउन, इट्स गॉन डाउन। तो क्योंकि वो हमारे थॉट प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो रेडी करने के लिए, रेडी? तो फिर हमारे कैंपस में गुस्सा तो नहीं कोई कर सकता होगा? कर सकता है? नहीं कर सकता। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी को एक नो एंगर कैंपस होना चाहिए। अलाउड ही नहीं है। जो बच्चा स्कूल से कॉलेज तक एक नो एंगर कैंपस में बड़ा हो गया ना, वो जीवन में कभी गुस्सा नहीं करेगा, उसका संस्कार ही नहीं होगा गुस्सा करने का। लेकिन सिर्फ वो गुस्सा करेगा नहीं, ये नहीं होगा, उसने सीख लिया होगा कि सारे काम हो जाते हैं बिना गुस्सा किए, सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा उस माहौल में होगा। तो अपने कैंपस को सिर्फ नो प्लास्टिक, नो स्मोकिंग ये नहीं करना है, नो एंगर भी करना है। बोलो उसी बात को धैर्यता से बात करो, धीमा, आवाज कम। अभी हम देख रहे हैं ना, कोई फ्लाइट में गुस्सा कर रहा है, कोई एयरपोर्ट पे चिल्ला रहा है, कोई, क्योंकि धीरे धीरे शक्ति क्या होने वाली है, धीरे धीरे इतनी कम होने वाली है कि अपने ऊपर संयम। गुलामी कैसे होती है? पहले गुलामी मन की, मन मेरे अनुसार नहीं चल रहा। फिर दूसरी गुलामी शब्दों की, मेरे मुंह से बात निकल गई। मुंह से बात कैसे निकल सकती, तो मेरा मुंह है, तुम कहते हैं आई एम सॉरी, स्लिप ऑफ द टंग, मतलब टंग भी मेरे कंट्रोल में नहीं। पहले माइंड कंट्रोल में नहीं होता, फिर वर्ड्स नहीं होते, फिर बिहेवियर होता है। जब बिहेवियर के लेवल पर आता है, मतलब गुलामी बहुत बढ़ गई है, बढ़ गई है। इसलिए इसको कैंपस से स्टार्ट करना है, अपनी इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट करना है, कि हर चीज में कल्चर को चेंज करना है। हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक छोटा सा मेडिटेशन रूम बनाओ। वो कोई रिलीजन नहीं है, उसमें हर रिलीजन का बच्चा बैठेगा। वो कोई रिलीजन नहीं है, वो सिर्फ एक साइलेंट रूम है जहां बैठकर हमें यहाँ की एक्सरसाइज करनी होती है। जैसे हमारे पास जिम का कमरा है, हमारे पास योगा का कमरा है, हमारे पास खेलने की जगह है, हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का भी एक कमरा होना चाहिए, जहां कोई और बात नहीं हो रही, जहां बिल्कुल साइलेंस है, इतनी स्थिरता है। बच्चे जाएंगे वहां, बैठेंगे और करना सीख लेंगे। स्कूल से शुरू करेंगे वो लोग। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो मेडिटेशन एक समय था जो हम कहते थे कि 60 के बाद करेंगे। अब समय है कि जब बच्चा गर्भ में हो तब उसकी मम्मी को शुरू करना चाहिए। Now that is the time that has come. They strengthen the soul while in the womb of the mother.
ताकि वो बच्चा पैदा ही उस संस्कारों के साथ होगा, फिर उसकी ग्रूमिंग स्कूल में होगी। सिर्फ थोड़ा सा हमने अभी चेंज लाया ना, अगले 4-5 सालों के अंदर हम जनरेशन को चेंज कर देंगे। वी शुड नेवर फील ओ अब तो हम बहुत आगे निकल गए, ये कैसे होगा। ये बहुत आसान है, ये वाला सब्जेक्ट बहुत आसान है, ये जैसे ही करो ये बहुत जल्दी हो जाता है। आप इसको 3 महीने दोगे, आप 3 महीने यू आर अ डिफरेंट पर्सन। आप आज एक काम करना, फोटो तो सब लोग खींचते हैं अपने इस कैंपस में, फिर खींचेंगे यहाँ पर अपनी सेल्फी भी खींचेंगे। आज अपनी अपनी एक फोटो जरूर खींचना, ठीक है? आज आप अपनी फोटो खींचना और 3 महीने के लिए 1 घंटा देना अपने आप को, जिसमें आप ज्ञान स्टडी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। 3 महीने के बाद आप अपनी फोटो फिर से खींचना और फिर देखना कितनी जल्दी। इट रिक्वायर्स ओनली दैट मच टाइम। और वो 3 महीने में भी कितना, सिर्फ वो 1 घंटा। इट्स अ फिटनेस लेवल, ये यहाँ की शक्ति है। ऐसे अपने आप नहीं बढ़ेगी, इसको हमें बढ़ानी है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेडिटेशन को हम अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। लेकिन उसके लिए हमें मेडिटेशन सीखनी है जाके। 2 चीज़ें हमें इंटीग्रेट करनी है अपनी लाइफ में। एक तो ज्ञान, मतलब नॉलेज, हर रोज स्पिरिचुअल नॉलेज। डॉक्टर बनना है तो मैंने मेडिसिन पढ़नी है, इंजीनियर बनना है तो मैंने वो सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, अकाउंटेंट बनना है तो मैंने वो सब्जेक्ट की पढ़ाई बननी है, संस्कारी बनना है तो मुझे कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो हमें उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी एक सब्जेक्ट है। तो ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं इसको। इसके पूरे शहर में हर 3-4 किलोमीटर में एक स्कूल है और उसमें हम सब बच्चे 1 घंटे के लिए जाते हैं और उसके बाद हम अपना घर संभालते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हम सब अपने अपने स्कूल में 1 घंटे के लिए रोज जाते हैं। हाथ उठाओ, यहाँ कौन कौन रोज उस स्कूल में 1 घंटे के लिए जाते हैं? बस दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, 1 घंटा। उसके बाद घर संभालते हैं, परिवार संभालते हैं, काम संभालते हैं, लेकिन 1 घंटा उस स्कूल में जाते हैं। और वो स्कूल हर 4 किलोमीटर में बनाए हुए हैं ताकि ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। और फिर वो 1 घंटा जब हम रोज अपने लिए निकालते हैं तो उधर हम स्टडी भी करते हैं और साथ साथ मेडिटेशन भी सीखते हैं। तो 2 चीजें चाहिए, ज्ञान और योग। योग मतलब मेडिटेशन। तो ज्ञान एक खुराक है और मेडिटेशन एक एक्सरसाइज है। और जब अच्छी खुराक और एक्सरसाइज दोनों मिल जाती है ना, तो इसकी फिटनेस लेवल को बढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्यों बच्चों को इस समय जल्दी असर हो रहा है चीजों का? क्योंकि उनकी खुराक बदली हुई है जब से ये खिलौने आ गए। आप इन खिलौनों को हटा दो तो भी मेडिटेशन की जरूरत नहीं है उनको, खुराक चेंज कर दीजिए सिर्फ। लेकिन जब तक ये फोन इनके हाथ में है और फोन से इनके पास कंटेंट अंदर जाता जा रहा है, ये इनकी स्थिति डाउन होती जानी है। अनलेस ये साथ में कुछ और भरें जो इनकी स्थिति को किस तरफ लेकर जाए, ऊपर। सो कंटेंट इज इमोशनल डाइट, content is emotional diet. So if the content has anger, violence, fear, lust, ego, crime, ridicule, comparison, agar that is my content, then that is my sanskar. That is my content, that is my sanskar. जो मैंने खाना है मेरा शरीर वैसे ही बनेगा, जो मैंने सुनना पढ़ना देखना है मेरा मन वैसे ही बनेगा। तो आध्यात्म क्या है? वो भी कंटेंट है। तो जब हम सेंटर पर 1 घंटे के लिए जाते हैं, हम कंटेंट सुनते हैं, पवित्रता, सुख, शांति, क्षमा, सम्मान, शुभ भावना। ये हम कंटेंट रोज 1 घंटा अपने अंदर भरते हैं। और जब ये 1 घंटा हमारे अंदर कंटेंट जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, हमारे संस्कार चेंज होने लग जाते हैं। पता ही नहीं चला, कुछ करा नहीं है उसके लिए, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अंदर जाने वाली खुराक को चेंज करना है। जब हम डाइट चेंज करते हैं, हमारी हेल्थ चेंज होती है या नहीं होती है? हम हेल्थ को चेंज करते हैं या हम डाइट को चेंज करते हैं? हम डाइट को चेंज करते हैं। हेल्थ उसका रिजल्ट है, कंटेंट इज डाइट। इसलिए आप देखेंगे हम सबके पास फोन कब से आया? जब हम 20-25 वो वाली एज में गए, ठीक है। अब जो जनरेशन आएगी ना, वो वाली जनरेशन है जिनके पास फोन कब आया? जब वो 10-15 की एज में थे। अभी तो आप डिफिकल्ट पीरियड उसके बाद देखेंगे। जिनके पास फोन कब आया?
अभी तो वो तो आने हैं आगे। मतलब उन्होंने जंक कब से कंज्यूम करना शुरू किया अपने माइंड के लिए? ये एज से। फिर आप वो बच्चे देखेंगे उसके बाद जो 2 साल की एज से फ़ोन लगा के खाना खा रहे हैं। वो तो अभी आने हैं आपके पास। हाँ, स्कूल में तो आ गए, स्कूल में तो आ गए, ऑब्वियसली स्कूल में एंड इसीलिए आप देख रहे हैं ना एवरी 2-3 इयर्स हाउ इट इज़ ऑल चेंजिंग। इट इज़ डायरेक्ट इफ़ेक्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट। ये टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को ईज़ी बनाने के लिए बनी थी। अगर हम उसको संयम रखते और रेगुलेट करते तो हमें ये सब प्रॉब्लम नहीं आती। अब अभी भी आप उनसे ये नहीं हटा पाएँगे। आप उनसे ये नहीं हटा पाएँगे, आप उनको फ़ोन से कंटेंट कंज़्यूम करना बंद नहीं करवा पाएँगे, लेकिन कम से कम आप 10 मिनट रोज़ अच्छी खुराक भी तो साथ में दे पाएँगे ना, तो कम से कम थोड़ा-सा। अब वो बच्चे हैं, वो इतने कैपेबल हैं, इतनी क्षमता है उनके अंदर, लेकिन वो रात को सोने से पहले ये फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। क्योंकि वो सारा दिन बहुत मेहनत करते हैं, तो उनको लगता है रात को सोने से पहले तो हम फ़ोन देख सकते हैं और वो बहुत अच्छी इंटेंशन से स्टार्ट करते हैं कि मैं ना 15 मिनट फ़ोन देखूँगी और मैं सो जाऊँगी। लेकिन वो 15 मिनट क्या हो जाता है? और उसमें जो वो कंटेंट कंज़्यूम करते हैं ना, वो उनकी नींद में उनके डीप अंदर चला जाता है और उसकी वजह से उनको एंग्ज़ायटी हो रही है। हुआ क्लियर क्या करना है? तो उनको किस चीज़ से रोकना है? किस चीज़ से रोकना है? कंटेंट। और उसके लिए उनके अंदर अच्छा वाला हेल्दी वाला कंटेंट कंज्यूम करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हर रोज़ स्पिरिचुअलिटी वाले स्कूल में जाकर वो वाला कंटेंट स्टडी करके स्कूल आना पड़ेगा और पहले हम सुबह-सुबह स्टडी करके आएँगे, फिर हम सारा दिन वो वाला सब्जेक्ट अपने आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिक्स करके, अलग से नहीं, करते-करते मिक्स करके सबको सिखा देंगे। तो पहले स्कूल किसको जाना पड़ेगा फिर? तो कौन रेडी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए? हाँ, इसीलिए आज हम आए। अब हम एडमिशन लेंगे। 1 आवर फॉर द सेल्फ, 1 आवर फॉर द सेल्फ। अपनी ईक्यू को बहुत हाई लेकर जाकर फिर अपने इंस्टीट्यूशन में हर बच्चे की ईक्यू पे वर्क करके उनको ऊपर लेकर जाकर, ताकि कुछ सालों के बाद हम ये कह सकें कि भारत में कोई डिप्रेशन है ही नहीं, क्योंकि ये देश वो नहीं है। इसके संस्कार, इसकी संस्कृति, कल्चर, आध्यात्म ऐसा है, सेवा भाव ऐसा है, कम्युनिटी लिविंग ऐसा है कि यहाँ पर ऐसी बीमारियां हो नहीं सकती। या हम बीच में थोड़ा सा स्लिप हुए हैं, अब हम वापस क्या करेंगे? उस संस्कृति को फिर से लेकर आएंगे, लेकिन वो कैसे लाएंगे? अपने संस्कारों से। सो फाइनल 1 आवर, कौन कौन 1 आवर दे रहा है रोज? अच्छे से हाथ उठाओ, फोटो खींच रहे हैं आपकी। सिर्फ ध्यान रखना, कल जाके मन को ये नहीं कहने देना टाइम नहीं है। बोलो टाइम नहीं है, इसलिए निकालना ये टाइम, ताकि 3 महीने के बाद मेरा चेहरा भी बदला होगा, मेरी सेहत भी बदली होगी, मेरे रिश्ते भी बदले होंगे और मेरे पास टाइम पहले से ज़्यादा होगा। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और इसको पक्का कर लेंगे अपने आप के साथ। ये प्रतिज्ञा है अपने आप से। जिम्मेवारी अपने प्रति, जिम्मेवारी अपने परिवार के प्रति, जिम्मेवारी अपने रोल के प्रति, जिम्मेवारी समाज और देश के प्रति। इन सब के लिए मुझे खुद को शक्तिशाली बनाना है और उसके लिए 1 घंटा, ये मेरी तपस्या है। 1 घंटा मैं आत्मा अपने आप से आज पक्का करती हूँ। 1 घंटा स्कूल में जाकर एक नया स्कूल, नई पढ़ाई, एक नया सब्जेक्ट। ये 1 घंटा कल सुबह से, टुमारो इटसेल्फ। आज हमने 1 दिन निकाला, कल से हम 1 घंटा निकालेंगे।
बिल्कुल इसी साइलेंस में बैठे रहिएगा। अपनी दिनचर्या को फिक्स कीजिए कि वो 1 घंटा कहाँ से निकल रहा है, उसके लिए हम क्या चेंज कर रहे हैं। इसी 1 मिनट को यूज़ करके अपनी दिनचर्या को, अपनी डेली रूटीन को फिक्स करो, क्योंकि वो यहाँ से आज करके जाना है। कल सुबह नहीं होगा वो आज यहाँ इसी वातावरण में, इसी संग में करके जाना है कि वो 1 घंटा मुझे कैसे अकोमोडेट करना